टॉपिक इज़ अबाउट द डिजीज़ ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, मतलब ये कि ड्रेनेज में खराबी आ जाएगी। जो टीयर्स हैं वो प्रोड्यूस तो सही हो रहे हैं, ठीक है, हमारा लेक्राइमल ग्लैंड बिल्कुल ठीक है, और मेन लेक्राइमल डक्ट्स जो हैं वो भी बिल्कुल ठीक है। आई में अच्छी तरह टीयर्स आ गए हैं, लेकिन उनको ड्रेन करने वाला सिस्टम खराब है। और ड्रेन करने वाले सिस्टम में हमने देखा था कि हमारे पंक्टा हैं, हमारे कैनालिक्यूले हैं, वी हैव द सैक, वी हैव द डक्ट्स। ठीक है, अब इन ड्रेनेज सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी तो उन डिजीज़ को हम पढ़ेंगे अंडर द टॉपिक डिजीज़ ऑफ लेक्राइमल ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो इसमें दो तरह से आ जाती हैं, नेज़ोलेक्राइमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है, या डेक्रोसिस्टाइटिस हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट नेज़ोलेक्राइमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन विच कैन बी कंजेनिटल, विच कैन बी एक्वायर्ड। कंजेनिटल मतलब ये कि बाय बर्थ ही नेज़ोलेक्राइमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन थी। अब ये फिगर हमने देखी थी पहले भी, और इस फिगर में आप देखें कि ऊपर हमारे पास लेक्राइमल सैक है और नीचे लेक्राइमल डक्ट है। और लेक्राइमल डक्ट की अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, नेज़ो लेक्राइमल डक्ट की अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, तो इसको हम अंडर द हेडिंग देखेंगे कि नेज़ो लेक्राइमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन विच इज़ द डिजीज़ ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो कंजेनिटल जो हमारे पास होती है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसको हम देखेंगे। जब इसको हम देख लेंगे तो एक्वायर्ड वाली हमारे लिए आसान हो जाएगी, जो कि बाय बर्थ नहीं होती, बाद में होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द कंजेनिटल नेज़ो लेक्राइमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसमें देखें कि आपके पास सिनेरियो कैसा आएगा। इस फिगर में आप देखें, ये आपको बेबी नज़र आ रहा है, इसको देख रही आपको समझ आ रही है कि बेबी है। तो आपके पास ओपीडी में मदर आएगी, ठीक है, अपना बेबी लेके आएगी इस तरह से, और उस बेबी के आंखों के अंदर से जो है ना पानी निकल रहा होगा। ठीक है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर के यहाँ पे बेबी की जो आंखें हैं वो उनमें थोड़ा सा पानी आया हुआ है, तो इसको एपीफोरा कहते हैं। एपीफोरा मीन्स के ड्रेनेज सिस्टम जो है लेक्राइमल सिस्टम का ख़राब होने की वजह से आंखों के अंदर पानी रहता है। तो वो माँ यही कंप्लेन करेगी कि मेरे बच्चे की जो आंखें हैं ना उसमें पानी रहता है हर वक्त। और इसके अलावा आपको दूसरी चीज़ जो नज़र आ रही है वो म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि जो मदर है वो बच्चे की जो है ना हाइजीनिक कंडीशंस को मेंटेन रख रही है या नहीं, वो उसको ऐसे ही छोड़ रही है या उसको साफ़ सुथरा रख रही है। अगर तो वो साफ़ सुथरा रखती है ना तो ये म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज इतना नहीं होता, लेकिन अगर वो साफ़ सुथरा रखती है ना तो फिर जस्ट जो आपका बेबी होगा, वो जो मदर का बेबी होगा, वो जस्ट आपके पास प्रेजेंट करेगा विद द एपीफोरा। तो ये आपके पास सिनेरियो आता है कि ये जो मैंने आपको बताया कि सिनेरियो, तो इस सिनेरियो से आप पिक करते हो कि डीडी में रखते हो। ठीक है, ये नहीं है कि आपने इसको देखते ही कह देना नेज़ोलेक्राइमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, नहीं, इसके डीडीज़ बहुत ज़्यादा हैं और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, बट इन दिस केस हम जो स्टडी करने लगे हैं दैट इज़ नेज़ोलेक्राइमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, अब ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, आपके पास ओपीडीज़ में बहुत ज़्यादा इस तरह के केसेस आते हैं नेज़ोलेक्राइमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन के, कंजेनिटली होते हैं। ठीक है, और होते क्यों हैं, क्योंकि जो देखें आपके पास जब भी कोई बाय बर्थ जो होता है ना, बहुत सी ऐसी हमारी बॉडी की डक्ट्स होती हैं जो कि नॉन कैनलाइज्ड होती हैं। पहले वो डक्ट जो होती है वो जब एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट हो रही होती है तो वो क्या होती है कि उसकी ना कैनलाइजेशन होनी होती है, पहले वो कैनाल जो होती है वो बंद होती है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है कुछ सालों मतलब कुछ देर बाद जैसे बच्चा पैदा होता है तो वो कैनाल बंद होती है। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद मतलब तकरीबन 3 से 4 हफ्ते बाद वो जो कैनाल होती है ना वो खुल जाती है। नॉर्मल हमारे अंदर ऐसी होता है कि वो बच्चे की जो कैनाल होती है वो खुल जाती है, लेकिन इन केस अगर वो कैनाल जो होती है वो नॉन कैनलाइज्ड ही रहती है, वो खुलती नहीं है, तो उसकी वजह से ये हमारे पास नेज़ोलेक्राइमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन आती है। तो वो यही बता रहे हैं कि एट बर्थ क्या होता है, लोअर एंड ऑफ द नेज़ोलेक्राइमल डक्ट जो है वो नॉन कैनलाइज्ड होती है। ठीक है, लेकिन जब फर्स्ट फ्यू वीक्स आफ्टर लाइफ होते हैं, बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, कुछ हफ्ते गुजारता है दुनिया में आके, तो फिर उसकी वो जो डक्ट होती है वो खुद ही खुल जाती है, स्पॉन्टेनियसली खुल जाती है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर पेशेंट के अंदर ये वाला केस आएगा कि बच्चे के अंदर नेज़ोलेक्राइमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन रह जाएगी एंड ही विल प्रेजेंट विद एपीफोरा एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन विच विल रिप्रेजेंट एज द म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज। ठीक है, तो दूसरी बात ये बता रहे हैं कि मैल डेवलपमेंट ऑफ पंक्टम एंड कैनालिक्यूले, ये नहीं हो सकता कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चे के अंदर जो है वो डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन ही हो, वहाँ पे पंक्टम और कैनालिक्यूला में भी मैल डेवलपमेंट हो सकती है कि बच्चे की बाय बर्थ ही पंक्टम सही नहीं बना हुआ या कैनालिक्यूला सही नहीं बना हुआ। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फुल टर्म न्यू बॉर्न होगा 5% केसेस में कि फुल टर्म न्यू बॉर्न आया था। जैसे आपके पास सिनेरियो में मैंने बच्चा दिखाया कि वो जो है फिगर 6.3a आपकी बुक की, तो उसमें ये दिखाया हुआ कि फुल टर्म न्यू बॉर्न बेबी था। ठीक है, और उसके अंदर जो थी वो इस तरह से आया हुआ था। ठीक है, और ये यूनिलेटरल भी हो सकती है, बायोलेटरल भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन बायोलेटरल जो है वो ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, उसके बाद ये है कि मैंने आपको बताया कि जब वो बच्चा पैदा होता है ना तो तब उसकी टीयर प्रोडक्शन नहीं हो रही होती। ठीक है, और तब वो मैनिफेस्ट भी नहीं कर रही होती, उसकी आंखों में आंसू वैसे ही नहीं होते, तो तब पता ही नहीं चलता कि उसके अंदर नेज़ोलेक्राइमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही 3 से 4 हफ्ते गुजरते हैं, जो लेक्राइमल सिस्टम होता है वो टीयर प्रोडक्शन करना शुरू करता है, तो फिर क्या होता है कि 3 से 4 हफ्ते बाद ये सिम्टम्स जो है वो मैनिफेस्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि अब आंसू भी निकलना शुरू हो गए हैं, बच्चे का लेक्राइमल सिस्टम जो है वो काम करना शुरू कर दिया और आगे से डक्ट भी बंद हुई है, तो 3 से 4 हफ्ते बाद जाके जो है वो मैनिफेस्ट होगी
ये वाली डिजीज़। और सिम्टम्स क्या होते हैं, वाटरी आइज़ होती हैं, स्टिकी म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज आ रहा होता है जो कि आईलिड मार्जिन पे एक्यूमुलेट हुआ होता है, और लैशेस जो होती है वहाँ पे भी ये जमा हुआ होता है नियर द मीडियल कैंथस टेक्स। जैसे कि दोबारा से इस फिगर को देखें कि यहाँ पे क्या है, वही चीज़ कि वाटरी आइज़ हुई हैं और हमारे पास क्या है, म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज आ रहा है जो कि आईलिड मार्जिन पे जमा हुआ है, आई लैशेस पे भी जमा हो सकता है, मीडियल कैंथस जो है वहाँ पर, ठीक है, मीडियल कैंथस का आपको पता होगा। देन उन्होंने एक चीज़ लिखी हुई है कि रिगर्गिटेशन टेस्ट जो है वो पॉजिटिव हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है रिगर्गिटेशन टेस्ट का? अब इस फिगर में आप देखें तो रिगर्गिटेशन टेस्ट यहाँ से एक्सप्लेन होगा। देखिए आगे से डक्ट बंद है, ठीक है, और सारा जो मैटर है जो नीचे जाना था, नाक के अंदर से निकलना था, वो अब वहाँ से नहीं निकलेगा, वो जमा होता जाएगा सैक के अंदर, ठीक है, जो नेज़ोलैक्राइमल सैक होगा वहाँ पर। अब हमने यहाँ पर क्या किया, देखें हम प्रेस कर रहे हैं अपनी फिंगर उस सैक के ऊपर, और उस जब हमने उसके ऊपर प्रेस किया तो सारा जो मैटर था जो वहाँ पे सैक के अंदर जमा हुआ था वो कहाँ से बाहर आएगा, ऊपर से बाहर आएगा, ठीक है, आई के अंदर वापस आएगा। तो जेंटल प्रेशर ओवर द लैक्राइमल सैक, उसकी वजह से क्या होता है कि रिफ्लक्स हो जाता है फ्लूइड का, या म्यूकोपुरुलेंट अगर मटेरियल है तो वहाँ से निकलेगा, कहाँ से, जो कैनालिकुला से पास करके पंक्टा के थ्रू आई के अंदर निकलेगा। तो इस टेस्ट को हम कहते हैं रिगर्गिटेशन टेस्ट। अगर तो बच्चे की जो नेज़ोलैक्राइमल डक्ट है वो ऑब्स्ट्रक्टेड है तो हमने रिगर्गिटेशन टेस्ट परफॉर्म किया, और अगर ये पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि वाकई ही हमारे पास क्या है कि उसकी यही प्रॉब्लम है, नेज़ोलैक्राइमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन है। नेक्स्ट आ जाता है कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं। तो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन जो है वो इसकी इंपॉर्टेंट भी है यूक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कॉम्प्लिकेशंस हैं इसकी, सबसे पहले देखिए म्यूकोसील फॉर्मेशन हो सकती है। म्यूकोसील क्या होती है, देखिए इस फिगर में यहाँ पे क्या हुआ है कि जब हम इसको ट्रीट नहीं करते नेज़ोलैक्राइमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन को, तो वहाँ पे म्यूकोसील फॉर्मेशन हो सकती है। इट मीन्स दैट कि पहले तो डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन थी, अब क्या होगा कि वहाँ से पंक्टा और कैनालिकुलाई उसमें से कोई चीज़ ब्लॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएगा, सैक के अंदर सारा वाटर एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है, ना उसको नीचे से निकलने की जगह मिल रही है, ना उसको पीछे से जगह मिल रही है कि मैं कहीं से निकलूँ, ठीक है, उसको नीचे से भी जगह नहीं मिल रही, कहीं से निकलने की जगह नहीं मिलती जब, तो वो वाटर टाइप वहाँ पे मटेरियल एक्यूमुलेट हो जाता है लैक्राइमल सैक के अंदर, और इसको हम कहते हैं म्यूकोसील, ठीक है। तो इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ नेज़ोलैक्राइमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। दूसरी कॉम्प्लिकेशन है एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस, ठीक है, जैसे आपको इस फिगर में नजर आ रहा है 6.4 फिगर ऑफ योर बुक, यहाँ पे देखें एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस। यहाँ पे क्या होता है, देखें म्यूकोसील के अंदर आपको कोई रेडनेस वगैरह नजर नहीं आ रही थी, जस्ट वहाँ पे स्वेलिंग थी क्योंकि नीचे सिर्फ पानी था, ठीक है, लेकिन अगर उस पानी के अंदर कोई बैक्टीरिया आ जाए, ठीक है, तो वो फिर वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। पानी पहले अकेला सिर्फ पानी था तो वो म्यूकोसील थी, लेकिन अब उसके अंदर बैक्टीरिया भी आ गया है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसको हम कहते हैं एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस, ठीक है। तो ये रेड होता है, ये पेनफुल होता है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस। और अगर ये ज़्यादा देर तक रहे तो उसको हम क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस कहते हैं, वो हो सकता है। इसके अलावा कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, ऑब्वियसली यहाँ पे ये सारा काम हो रहा है तो पास ही कंजक्टिवा पड़ा हुआ है तो वहाँ पे ये सब कुछ जा सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे कंजक्टिवा को इन्फ्लेम कर देगा तो कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा। इसके अलावा फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकता है। फिस्टुला फॉर्मेशन क्या होती है कि देखें पहले तो म्यूकोसील थी या एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस था, ठीक है, वहाँ पे बैक्टीरिया जमा हो गए हुए थे, ना उनको अंदर से मतलब किसी जगह से उनको निकलने की जगह ही नहीं मिल रही थी। अब जब उनको निकलने की कहीं से जगह ही नहीं मिलती, वो जमा होता होता मैटर, आप खुद सोचें, वहाँ पे जमा होता जा रहा है कुछ चीज़ और ना उसको बाहर निकलने की जगह मिल रही है, तो वहाँ से वो एक ओपनिंग बनाएगी, ठीक है, और वहाँ से खुद ही एक ओपनिंग बन जाएगी और उस ओपनिंग से वो ड्रेन आउट होना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं फिस्टुला फॉर्मेशन हो जाएगा। एज यू कैन सी इन दिस फिगर, ये देखें एरो से पॉइंटेड हुआ है, ये जो छोटी सी आपको ओपनिंग नजर आ रही है ना, ये एक्चुअली जो है ये फिस्टुला फॉर्मेशन हुई हुई है कि वो एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस को जब हमने ट्रीट नहीं किया था, क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस को हमने ट्रीट नहीं किया था, तो अब वो जो चीज़ है वो वहाँ से फटेगी और वहाँ से एक ओपनिंग बना के खुद ही बाहर आना शुरू हो जाएगी, तो इसको हम फिस्टुला फॉर्मेशन कहते हैं। सो इट कैन बी द कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस, ठीक है। उसके बाद डी आ जाते हैं कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये नहीं है कि आपके पास ये वाला बच्चा आया था, आपने देखा अच्छा इसको एपिफोरा हो रहा है, ठीक है, इसको म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज है, तो ये जो है ना नेज़ोलैक्राइमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है। सीधा सीधा आपने पकड़ के ये नहीं बोल देना, ठीक है, आपने उसके डीडीज बनाने हैं। एक डीडी तो ये आप बनाएंगे कि पंक्टल एट्रीजिया हो सकता है, ठीक है, कि ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ डक्ट ही ऑब्स्ट्रक्टेड हो सकता है कि इसके पंक्टम के अंदर एट्रीजिया हो, पंक्टम ही इसका जो है वो ब्लॉक्ड हो, ठीक, जिसकी वजह से पानी बाहर आ रहा है, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए ना आप अंदर थोड़ा सा ऐसे एक सिरिंज टाइप डालते हो, उससे चेक करते हो कि वो ओपन है या नहीं, ठीक है, तो ऐसे उसको चेक करते हो। लेकिन पंक्टल एट्रीजिया हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो है वो डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो। दूसरा ये है कि आप सोच सकते हो कि जब आप देखते हो कि अच्छा बच्चे को कंजक्टिवाइटिस भी हुआ है एज अ कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि आपने देखा, तो कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, ठीक है, क्लेवेडिया की वजह से कंजक्टिवाइटिस हो सकता है जिसकी वजह से बच्चे के अंदर म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप सोच सकते हो कि कंजेनिटल ग्लाकोमा होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, ग्लाकोमा आप कंसीडर कर सकते हो क्योंकि कंजेनिटल ग्लाकोमा में भी वाटरी आई होती है, वहाँ पे भी ना एपिफोरा हो रहा होता है, तो आप सोच सकते हो कि एपिफोरा है, अच्छा ये कंजेनिटल ग्लाकोमा भी हो सकता है। लेकिन कंजेनिटल ग्लाकोमा की अगर आप केस देखें ना,
जैसे इस फिगर में देखें आपको ये कंजेनिटल ग्लोकोमा का नज़र आ रहा है, इसमें ना एपिफोरा है, पानी निकल रहा है, ठीक है, पानी निकल रहा है बच्चे की आंख से, लेकिन देखें इसकी आंख कितनी बड़ी है। तो कंजेनिटल ग्लोकोमा का एक हम डीडी तो बनाएंगे, लेकिन उसमें आपने ये गौर करना है कि बच्चे की जो आंख होगी ना वो नॉर्मल साइज़ से बड़ी होगी, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से एक्सक्लूड कर सकते हो। दूसरा ये है कि आपके पास जो है वो कैरोटाइटिस या यूवियाइटिस हो सकता है, ठीक है, कॉर्निया की इन्फ्लेमेशन हो सकती है या यूवियल ट्रैक्ट की इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो इससे आप डीडीज जो है वो बनाते हो कि इट माइट बी द पंक्टल एट्रेजिया, इट माइट बी क्लेमेडियल इन्फेक्शन बिकॉज आई एम सीइंग द म्यूकोपिडल डिस्चार्ज, ठीक है। तो इस तरह से, और इसके अलावा कंजेनिटल ग्लोकोमा भी हो सकता है, इसे कैरोटाइटिस हो सकता है, यूवियाइटिस हो सकता है। तो इस तरह से आप डीडीज बनाते हो। अब आपने उसको ट्रीट करना है। ट्रीट करने से पहले सबसे पहले जो आप करते हो दैट इज़ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, और दूसरा आप करते हो सर्जिकल ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इस तरह से कि आपने मदर को काउंसलिंग करना है सबसे पहले, ठीक है, कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है कि आपके बच्चे के आंखों से ज़्यादा आंसू बह रहा है, ठीक है। आपने जो है वो उनको बताना है कि 90% केसेस ज़्यादातर क्या होता है कि ये खुद ही ठीक हो जाता है, ठीक है, खुद ही ठीक हो जाता है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 90% केसेस में 6 मंथ्स का जब बेबी होता है तब तक खत्म हो जाता है। कुछ बच्चों में ये 95% केसेस में क्या होता है 9 मंथ्स के बाद खुद ही ठीक हो जाता है, ठीक है, कोई सर्जरी हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए जो है हम क्या करते हैं, प्रोबिंग को डिले करते हैं 6 to 9 मंथ्स तक। अभी मैं आपको बताती हूँ कि प्रोबिंग क्या होती है। उससे पहले बस आपने ये मदर को काउंसिल करना है कि ये खुद ही ठीक हो जाता है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट मसाज करना है लेक्राइमल सैक का। मसाज कैसे करना है कि मदर को आपने बताना है कि आपने जो है ना डिजिटल प्रेशर अप्लाई करना है, उंगली से आपने प्रेशर अप्लाई करना है, जहाँ पे सैक है वहाँ पर प्रेशर अप्लाई करना है, ठीक है, प्रेशर अप्लाई करना है, और वहाँ पे 10 स्ट्रोक्स देने हैं 4 टाइम्स अ डे, ठीक है। मतलब एक दिन में 4 दफ़ा आपने 10 दफ़ा जस्ट वहाँ पे क्या करना है, प्रेशर अप्लाई करना है जहाँ पे सैक है, ठीक है। उस बच्चे पे यहाँ पे मसाज करनी है लेक्राइमल सैक पे, उसको मदर को गाइड करना है, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि वहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ होगा और वहाँ से जो डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है वो खुल जाएगी, ठीक है। तो ये आपने जस्ट उसको मदर को गाइड करना है कि आपने इस तरह से मसाज करनी है, ठीक है। तो साथ में हमने क्या करना है, उसको एंटीबायोटिक्स दे देनी है ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। और टॉपिकल देते हो, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशन है कोई तो सिस्टमिक भी दे सकते हो। नेक्स्ट आफ्टर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जिसमें आपने मदर को काउंसिल किया कि ये खुद ही ठीक हो जाएगा, आपने जस्ट लेक्राइमल मसाज करनी है और साथ में उसको थोड़ी सी एंटीबायोटिक्स देके घर भेज दिया मदर को, ठीक है। कि अगर इन केस आप 6 to 9 मंथ्स इंतजार करो, ठीक है, अगर तो आपका फिर भी ठीक नहीं होता फिर आपने वापस आना है जब ये बच्चा जो है 9 साल का हो जाएगा, सॉरी 9 महीने का हो जाएगा, ठीक है। 9 महीने का, 6 से 9 महीने तक आपने इंतजार करना होता है। जस्ट तब तक आपने जो है काउंसिल करना होता है, मदर को खुद ही ठीक हो जाएगा, ठीक है। आप इसको जो है मसाज करो, एंटीबायोटिक्स यूज़ करो, ठीक है। उसके बाद जी आपकी वही मदर जो है वो जो मदर आई थी 6 महीने पहले, ठीक है, 6 से 9 महीने पहले, अब आई है वापस, कहती है कि मैंने इस तरह किया जैसे आपने मुझे कहा, ठीक नहीं हुआ मेरा बच्चा, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब आपने सर्जरी करनी है। सर्जरी में आपने जो है सबसे पहले यूज़ करना होता है प्रोबिंग करनी होती है। प्रोबिंग क्या होती है कि आपने उस बच्चे का जो है ना जनरल एनेस्थीसिया देना होता है, ठीक है। उसके बाद जो है प्रोब पास करना होता है। प्रोबिंग मतलब एक प्रोब होगा आपके पास, जैसे आपको इस फिगर में नजर आ रहा है, ठीक है। प्रोब आपने पास किया अंदर की तरफ पंक्टम से कैनालिकुलाई में, वहाँ से लेक्राइमल सैक में, वहाँ से डक्ट के थ्रू बाहर निकाल दिया, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि सारा वो जो रास्ता ब्लॉक हुआ होता है वो खुल जाता है। प्रोबिंग के बाद ना आपने कंफर्मेशन करनी होती है कि क्या मैंने जो रास्ता खोला है वो खुल गया है ना प्रॉपर्ली। उसके लिए आपने सिरिंजिंग करनी होती है। सिरिंजिंग का को जो ना आप इरिगेशन भी कहते हो। इरिगेशन मतलब आपने उसके अंदर कुछ डालना है, ठीक है, पानी टाइप डालना है। तो पानी टाइप जो डालते हैं ना वो यहाँ पे नॉर्मल सलाइन डालते हैं। नॉर्मल सलाइन जैसे आप इसको इस फिगर में देखें कि आप सिरिंजिंग कर रहे हो, इसके अंदर नॉर्मल सलाइन होता है, यहाँ से आपने पंक्टम के थ्रू एंटर करना होता है इसको। वहाँ से क्या होता है, नॉर्मल सलाइन जब अंदर जाता है तो नाक के नीचे आपने कॉटन रखी होती है। तो क्या होता है कि ऊपर से जब वो नॉर्मल सलाइन डालते हैं, अगर तो बिल्कुल रास्ता खुला हुआ है ना, डक्ट खुल गई हुई है, ऑब्स्ट्रक्शन खत्म हो गई हुई है, तो ऊपर से नॉर्मल सलाइन जो है ना वो नाक के रास्ते नीचे आएगा और कॉटन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। उससे आपको पता चल जाएगा कि मैंने जो प्रोबिंग की है वो ठीक हो गई है, मतलब जो डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन है वो बिल्कुल ठीक हो गई है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि अदर ऑप्शंस में आप चले जाते हो कि आप प्रोबिंग सिरिंजिंग करते जा रहे हो, लेकिन अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, डक्ट नहीं खुल रही, इतनी वो जो है ना तंग कर दिया आपको, ठीक है। तो उसके लिए भी आपने 2 और चीज़ें करनी होती है। अदर ऑप्शंस में आप चले जाते हो, उसमें एक ऑप्शन आपके पास आता है कि इलास्टिक ट्यूब यूज़ करते हो आप, जैसे कि आपको इस फिगर में नज़र आ रहा है, देखें ज़रा कि इसमें आपने इलास्टिक ट्यूब डाली हुई है अंदर, ठीक है, उससे ये खुल जाता है। अदरवाइज़ आप बलून कैथेटर डायलेशन करते हो। इसमें ये देखें, इस सेपरेटर्स में देखें कि आपने यहाँ से प्रेशर अप्लाई किया, अंदर वो डाला ना कैथेटर, ठीक है, यहाँ से आपने प्रेशर इंक्रीज़ किया, अंदर जाके वो बलून जो है वो बलून टाइप खुल जाएगा और उससे आपकी डक्ट जो है वो खुल जाएगी, ठीक है। तो ये 2 आपके पास और ऑप्शन आ जाते हैं इलास्टिक ट्यूब या नेज़ोलेक्राइमल डक्ट के लिए। ऑब्स्ट्रक्शन के लिए आप बलून कैथेटर डायलेटर यूज़ करते हो। लास्ट जो आपके पास ऑप्शन आता है वो तब होता है कि जब आपने जो है वो प्रोसीजर्स कर लिए, आपने प्रोबिंग या सिरिंजिंग की, इसके अलावा आपने इलास्टिक ट्यूब या बलून कैथेटर डायलेशन के थ्रू मतलब डक्ट आपने खोल भी दी है, उसके बाद भी मदर कंप्लेन कर रही है कि अभी तक बच्चे के आंखों में जो है ना एपिफोरा आ रहा है, ठीक है, अभी भी बहुत तंग कर रहा है ये। तो आपने क्या करना होता है 5 से 6 साल के बाद, ठीक है, ये आपका एमसीक्यू आता है कि डीसीआर आप कब प्रेफर करते हो, जब बच्चा 5 से 6 साल का हो जाता है तब, ठीक है। उस मदर को आपने दोबारा से वापस भेज देना है कि अभी तुम्हारा बच्चा जो है वो 1.5 मंथ का था, 1.5 साल का था, या 9 से 1.5 साल 9 मंथ्स का, या 9 मंथ्स टू 1.5 ईयर्स, ठीक है, ये आपकी एज लिमिट होती है। इसमें मैंने परफॉर्म कर दिया सारा, अपनी तरफ से कोशिश की है, लेकिन अभी तक वो ठीक नहीं हुआ। अब ये है कि ये 5 से 6 साल के बाद
आए, ठीक है, और फिर यहाँ पे हम DCR करेंगे। DCR को आप कहते हो डेक्रोसिस्टो रेनाक्टोमी रेनोस्टमी कर देते हो। इसमें आप क्या करते हो कि जैसे आपको इस फिगर में नज़र आ रहा है कि इसमें ना आप एक सेपरेट पैथ बना देते हो। जो नॉर्मल पैथ होता है उसका पूरी डक्ट पेरेटस का, वो एक पेरेटस का अलग अलग पाथ होता है। उसके अलावा आप एक पैथ बना लेते हो जहाँ से फिर वो अलग पाथवे से क्या होता है कि वो दूसरा एक रास्ता बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये सोच लें कि एक रास्ता ब्लॉक था, एक सड़क का एक रास्ता ब्लॉक था, हमने क्या किया कि उस सड़क का दूसरा रास्ता खोल दिया कि वहाँ से जो ट्रैफिक है ब्लॉक हुई वो दूसरी तरफ से निकल आए, ठीक है। तो ये DCR ये वही है कि ट्रैफिक ब्लॉक फ्रॉम वन साइड, तो हमने क्या किया कि नया पाथवे बना दिया जहाँ से वो ड्रेनेज जो है वो प्रॉपर्ली हो जाएगी। तो ये लास्ट ऑप्शन होता है आपके पास, डेक्रोसिस्टोरेनोक्टमी करते हो, रेनोस्टमी कर देते हो, ठीक है। अच्छा, अब जो एक्वायर्ड नेज़ोलेक्राइमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है ना, इसमें जस्ट मैं आपको 2 पॉइंट्स बताऊंगी, ठीक है, जो आपने याद रखने हैं। क्योंकि इसका सारा केस जो है वो कंजेनिटल नेज़ोलेक्राइमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन ही है ना, तो सारी सिम्टम्स वही होंगे, DDs भी वही होंगे और आपके जो है क्लिनिकल फीचर्स और वो सब कुछ सेम होगा, ठीक है। पहली चीज़ ये है कि आपके पास जो आते हैं ना एक्वायर्ड केसेस, ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होते हैं, ठीक है। मेल्स से ज़्यादा फीमेल्स इफेक्ट होती हैं। जैसे आपको इस पिक्चर में जितनी भी आप इस बुक में पिक्चर्स देखेंगे ना इस चैप्टर में, वो सारी तकरीबन फीमेल्स ही हैं, ठीक है, कोई आपको मेल नज़र नहीं आ रहा। तो फीमेल्स में कॉमन होता है। ट्रॉमा की वजह से हो सकता है कि हम उस फीमेल की हिस्ट्री लेते हो तो वो बताती है कि मुझे ट्रॉमा हुआ था, या वो बताती है कि मुझे कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ थी लाइक वैगनर ग्रैनुलोमेटोसिस या सर्कोइडोसिस का केस था उसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा मतलब ये कि मतलब इसके कॉजेज़ थोड़े डिफरेंट है ना, क्योंकि कंजेनिटल नहीं है ना, एक्वायर्ड है। तो एक्वायर्ड में उसको ट्रॉमा हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकती है, इन्फिल्ट्रेशन, कोई ट्यूमर हो सकता है उसको जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से उसके डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं। अच्छा, टाइप्स होती हैं DCR की। DCR जो है ना, मतलब मैंने आपको बताया एक नया रास्ता आप खोल देते हो कि वो लेटरल वॉल ऑफ द नोज से जो है वो बाहर आए, ठीक है, लेक्राइमल सैक और नेजल कैविटी के दरमियान में। अब ये एक्सटर्नल हो सकता है और एक होता है इंटरनल, होता है इंडोनेजल वाला। एक्सटर्नल का ये है कि कॉस्मेटिक इशूज़ होते हैं, बाहर से हम स्किन से इंसिजन वगैरह देते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कॉस्मेटिक इशूज़ होते हैं, वो प्रेफर नहीं करते, लेकिन इसका सक्सेस रेट जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। दूसरा आपके पास जो एंडो लेजर होता है उसमें क्या करते हो आप अंदर से जो है वो सारा प्रॉपर्ली परफॉर्म करते हो ऑपरेशन। उससे ये होता है कि बाहर जो स्किन वाला स्कार होता है वो नहीं होता और कॉस्मेटिक इशूज़ नहीं होते, लेकिन ये जो है ना इसका सक्सेस रेट जो है वो कम होता है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल DCR। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नेज़ोलेक्राइमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, कंजेनिटल एंड एक्वायर्ड।